के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और राजेश सातपुते पिछले शो से बने रहेंगे। अमित सेठ और सोमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। जी हाँ, हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा से समझेंगे इस मार्केट में अब करना क्या है। और टेक्निकल्स पर बात होगी जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। क्रूड की गिरावट पर एक खास रिसर्च लेकर आएंगे आशीष। लेकिन एक नज़र मार्केट पर और एक बार जरा लेकर आइए रिलायंस का चार्ट, क्योंकि अगर निफ्टी को इस समय कोई स्टॉक बचा रहा है तो वो है रिलायंस। अब रिलायंस आ गया है डे हाई पर वापस। देखिए, जब हमने स्पॉट किया था तब ग्रीन में आ रहा था, लेकिन अब अच्छी खासी रैली इसमें, और यही कारण है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए जरा, क्योंकि जब सुबह हम नीचे खुले तो उसमें रिलायंस भी रेड साइड पर था। अब एटलीस्ट रिलायंस ग्रीन साइड पर आया है। लेकिन दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक शायद मार्केट का सबसे वीक स्टॉक, एटलीस्ट निफ्टी का सबसे वीक स्टॉक। इंटरडे रखिएगा ज़रा उसका। और यहाँ पर आज भी आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। ये देखिए, करीब करीब 3.5% नीचे। इसके अलावा सेल में बड़ी गिरावट है। पीएसयू बैंक लेड बाय एसबीआई 6% नीचे। एसबीआई देखिए 1076 पर इस समय। और इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इनमें सब में गिरावट। श्रीराम फाइनेंस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, संवर्धन मदरसन, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, ऊनो मिंडा, सभी में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मात्र 3 स्टॉक्स हैं एफ&ओ के जो ग्रीन में हैं, कोल इंडिया, एमसीएक्स और रिलायंस। इनमें से कोई भी लेकिन 1% तक भी ऊपर नहीं है। ये आपको बता रहा आज किस लेवल की पेन बाजार में है। पेरू बिल्कुल अनुज, पेन है और निफ्टी आपके स्क्रीन पे करीब करीब समझिएगा कि 23,758 पे डे लो से अभी मात्र 56 अंक ऊपर। बातचीत करते हैं पैनल से हमारे, और पैनल आपके स्क्रीन पे हैं। और मानस जायसवाल जी, राजेश सातपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और सोमिल मेहता। सोमिल, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के सोमिल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे 2 ट्रेड्स होंगे ऑन द सेल साइड। पहला ट्रेड होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है छोटा सा ऑन द डेली चार्ट्स, ट्रेडिंग बिलो 2040 200 डेली मूविंग एवरेज। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस ऑलरेडी है। यहाँ पर मुझे लगता है जो टारगेट होगा वो 1770 का होगा, 1770, और ऊपर में स्टॉप लॉस रखेंगे 1900 पर। दूसरा कॉल होगा वीबीएल पर। वीबीएल में भी एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। 200 डेली 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 2 दिन में एक अच्छा बाउंस आया था। ये बाउंस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे में जो टारगेट्स होंगे वो 410 पर होंगे और ऊपर में टारगेट रखेंगे 450 पर। ओके, वरुण ब्रेवरेजेस स्पीकर आप देखें, आपका ट्रेड है यहाँ पर। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, पहला ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक में कंसिस्टेंट प्रेशर बना हुआ है और इसने इंपॉर्टेंट अपने स्विंग लोस भी ब्रेक किए हैं, तो बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करना है। फ्यूचर्स में लगभग प्राइस है 1815 रुपए का। टारगेट्स फ्यूचर में हमारे रहेंगे 1750, 1750 के, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 1840 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो ऑन द शॉर्ट साइड है, रिलेटिवली काफी दिनों से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पे स्टॉक ने इनफैक्ट लास्ट सत्र में 200 एमआ ब्रेक किया था। आज फिर एक यहाँ पे गैप डाउन के साथ नीचे स्टॉक में एक सस्टेन्ड प्रेशर है, और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑन द डाउन साइड एक्टिव है, मुझे लगता है यहाँ पे 11,300 रुपए तक के टारगेट्स बनेंगे, 11,300 के। स्टॉप लॉस रखेंगे 11,750 का। ओके, बजाज फिनसर्व भी आपका एक्सेल कॉल है, 1750 का टारगेट। मानस, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। तो देखिए, पहले तो पॉलीकैप पे सेल ट्रेड लेना है क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है स्टॉक, तो 8321 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 8000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को लास्ट सेशन में ब्रेक किया था। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है, तो गिरावट बढ़ सकती है। 155 रुपए के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ इंडिया में सेल करें। 140 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, ये 2 ट्रेड्स हो गए और आखिरी 2 ट्रेड्स और लेते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं?
क्योंकि देखिए सेल साइड का ट्रेड होगा इंडियन बैंक। इसका स्ट्रक्चर वीक है। मुझे लगता है ओवरऑल पीएसयू बैंक में से ये एक बैंक है जहाँ पे अभी मंदी शुरू नहीं हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली ट्रेड आप कह सकते हैं। 895 चल रहा है, 900 के नीचे बेचना है, 920 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 860 850 के ट्रेजेक्टरी में बनता है, तो इंडियन बैंक इज अ सेल। और एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बाय साइड का ट्रेड, क्योंकि निफ्टी गैप डाउन हुआ है, तो क्या करें, मैं वही सोच रहा था। तो उसमें से एक डिफेंस पैकेज थोड़ा बेटर लग रहा है, उसमें से एचएल मेरा होगा। फ्राइडे भी दिया था मैंने ये मॉर्निंग में। तो एचएल का स्ट्रक्चर अच्छा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है लोअर लेवल से, रिकवरी दिखा रहा है। सो 3920 के स्टॉप लॉस के साथ एचएल बाय करें। टारगेट क्या बनेगा? 4100 से लेकर 4150 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया जंग और क्रूड में उबाल से मार्केट में इस समय मचा हुआ है कोहराम, और मौजूदा बाजार में निवेशकों को क्या रणनीति रखनी चाहिए, खासतौर से उन निवेशकों ने जिन्होंने पहले करेक्शन इस लेवल की देखी नहीं है। तो उनसे बात करते हैं जिन्होंने ऐसी क्या इससे कहीं बड़ी करेक्शंस देखी है और उनमें पैसा बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। जी हाँ, हीलियोस इंडिया के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग गुड तो नहीं है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करें इस समय? मतलब सेफ हेवन की जो जगह मान के चल रहे थे वहाँ भी गिरावट आ गई, तो अब ऐसे में क्या करना है? मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा ना करें तो बेटर है, क्योंकि मुझे मैं ना यूएस में मार्च में बड़ा नेगेटिव हो गया था जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो टैरिफ लगाए, और मैं कहता था कि देखो जी 25 साल से वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं 88 में ओपरा विनफ्री को ये इंटरव्यू दी थी टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स, और ये तो अब छोड़ेंगे नहीं। तो सडनली अप्रैल में पूरा रिवर्स हो गया। इसमें यहाँ पे एक रिस्क ये है कि यूएस सेज की मेरी विक्ट्री हो गई है। हमने जी दो चीजें करनी थी, हमने न्यूक्लियर उनका वो डिस्ट्रॉय करना था कैपेबिलिटी, और हमें चेंज ऑफ रेजीम करना था। चेंज ऑफ रेजीम के लिए हमने एनवायरनमेंट बना दिया। अब वो पब्लिक अगर नहीं करना चाहती तो व्हाट कैन आई डू, बट मैंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। एंड अगर 5-7 साल में उन्होंने फिर वो रिक्रिएट की, हम फिर आगे मार देंगे उस चीज को। very easily it can be stopped by him, and that is a big risk if you are too negative. Second thing is, अगर वो नहीं हुआ तो 5-10 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में वैसे ही वो ईरान का इतना डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिना बात पे लाइव्स भी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा, जिसका एंड में तो आप, मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकते हैं। तो आज नहीं वॉकआउट करोगे तो 10 दिन बाद वैसे ही खत्म हो जाएगी कहानी ना। एक रिस्क है कि वो अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड ना भेज दें। एज ऑफ नाउ इलेक्शन आने वाले हैं उनके, वो मिड टर्म, वो कांग्रेस सेनेट जो भी है, उसमें भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। पब्लिक आई थिंक 80-90% अगेंस्ट है वॉर के यूएस की। तो अब ये मतलब अब इट्स टू लेट टू बी बेरिश, इवन इफ यू वांट टू बी बेरिश। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो चलते हैं, बहुत देखते हैं बहुत क्या होता है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने समीर जी, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो इस समय मार्केट में गिरावट है, ये पूरी की पूरी एक मैन मेड गिरावट है। एक तरीके से अगर आप कहें तो एक वन मैन मेड गिरावट है, और वो कभी भी उनका अगर मन कभी भी पलटा चेंज या हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हुए हैं। अब अगेन नहीं होंगे तो फिर देखते हैं, लेकिन आज उस पर आप एक्ट करो और बड़े नेगेटिव हो जाओ। चलो आपने किसी ने थोड़े लॉन्ग टर्म कर लिए, कर लो 5%, डजंट मैटर। शॉर्ट शूट करने का दिन नहीं है हमारा, तो काम ही हेज फंड में शॉर्ट करने का। अब हम भी शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वो पता लगे कल रात को की डील हो गई, ये हो गया। अभी इट्स टू। और एक और आप देखो, अगर आपको लगता है कि ऑयल की प्राइस 120-115 हो गई है तो बड़ी ज्यादा हो गई है, तो आपको याद होगा कि अभी 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, 22, 4 साल हो गए। तो सो 22 में इट वेंट अप 50-60% ऑयल, जब वो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी। तो मैंने अभी चेक किया कौन सी डेट को पहुंचा था, आई थिंक 20th हम फेब को ऑफ 22 द ऑयल वाज $120। फिर मैंने अभी देखा कि उस दिन से आज तक एनएसई 500 कितना बढ़ा है। So from the previous time it was 120 to today it is not even 120, अभी तो 115 है, चलो 120 लो। तो फिर भी बीच में आपके 12-13% पर एनम रुपीज में बने हैं, और डॉलर में कम बने हैं 7%, बट रुपीज में 12-13% बने हैं पिछले हाई से, जो अभी मोस्टली नए जनरेशन के भी लोगों के की उसमें है होराइजन में, जो उन्होंने देखा होगा। तो इट वेंट अप मोर देन 50%, मे बी 60% इट वेंट अप। कोई $80 $75 से 100, कोई $20-25 हो गया। कहने का मतलब है ये पहली बार नहीं हुआ है जिंदगी में, ये तो अभी ठीक रिसेंट बात है, हिस्ट्री में हुआ। ठीक बात है, ठीक लेकिन बात एक है। फर्क है,
हाँ एक फर्क ऐसे है कि उस वक्त ऑयल, आई अज्यूम, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट उस वक्त ऑयल अवेलेबल था लेकिन महंगा था। हाँ अब वो कहते अब हैं ऑयल मिलेगा ही नहीं क्योंकि मिलेगा ही 20% नहीं। ऑयल हाँ कट गया। तो हाँ ये थोड़ा हाँ टेक्निकल है, लेकिन हाँ इंडिया के लिए सपोजिटली मिल रहा है क्योंकि और इंडिया वाले रशिया को चाहे पूरी प्राइस देनी पड़े, ऑयल और इंडिया को तो मिल उस जाएगा वक्त उस थोड़ा वक्त बहुत। हमको उस वक्त हम हमारे लिए 122 नहीं था क्योंकि हमारे पास उस समय रशिया का ऑयल अवेलेबल था जो नहीं कि नहीं 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 नहीं, रशियन ऑयल तो उसके बाद शुरू उसके हुई ना, जब हाँ उसको। उसके बाद जब वो 120 तक पहुंच गया था उसके हाँ बाद लेकिन फिर आपको 1 मिनट में थोड़ा मिल गया था, उसके बाद वो सैंक्शन वैंक्शन हाँ लगे नहीं थे तो हाँ 2 4 6 महीने लगे होंगे, बट उन हाँ 6 नहीं लेकिन महीने जो में आप भी हमारी हाँ खुली थी मार्केट। नहीं लेकिन जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि उस समय अवेलेबिलिटी भी थी और इस समय इशू अवेलेबिलिटी का भी है कि थोड़ा इस प्राइस पे अवेलेबिलिटी भी। का कह सकते हो, तो हाँ इसलिए इट्स नॉट द सेम, बट हाँ ये भी नहीं है कि पहली बार जिंदगी में हाँ 120 हुआ है और हम खाली $60-70 से बिल्कुल ही सारी जिंदगी निकाली है। बिल्कुल नहीं अच्छा उसमें ना आपने एक बातों बातों में एक और इंटरेस्टिंग बात कह दी। आपने कहा कि रुपी टर्म्स में 12% बने, डॉलर टर्म्स में 7% बने होंगे। तो एक चीज़ तो पर क्लियर एनम, है। पर एनम। हाँ पर एनम तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एफआईआईएस की सेलिंग अभी भी ज़बरदस्त है, ज़ोरदार है और 5-6 हज़ार करोड़ पर डे की अभी भी सेलिंग हो रही है और उनको अब डॉलर रुपी भी काफ़ी हर्ट कर रहा होगा। तो सो अभी ऐसे में हाँ बताइए आपका एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू क्या मैं रहेगा? कह रहा हूँ कि आप अभी भी ना कहो, क्योंकि फरवरी में ठीक हो रहा था। अगर आप फरवरी में देखें कि हमारी मार्केट में आईटी बाइंग आई सेक्टर थी। गिरा था 19-20%, हाँ और उस बावजूद भी फेब में एफआई फ्लोज नेट नेगेटिव नहीं थे। फेब में मार्केट नेगेटिव नहीं थी, फेब में करेंसी नेगेटिव नहीं थी। तो ये न्यू शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, आई वुड थिंक। और इसमें क्या है कि अब ऑब्वियसली इसमें तो सारी एशियन कंट्रीज में सेलिंग हो रही है, लेकिन कोरिया ताइवान में अगर आप सेलिंग देखें या प्राइस इंपैक्ट देखें तो 15% वो डाउन है, हम 6-7% डाउन है एज अ मार्केट। तो अब रिलेटिवली इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हो रही थी, लेकिन अब सबकी नेगेटिव हो गई फॉर नाउ। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको अगर आप लॉन्गर टर्म में बोलेंगे तो यू कैन से कि एफआई की सेलिंग चलती जा रही है। लेकिन एक्चुअली फेब में एक चेंज हुआ था जब ये यूएस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई थी, आई थिंक 1 फरवरी को, सेकेंड को, बजट के अगले दिन। सो अब वो फिर हो गया। लेकिन अब ये तो आई एग्री विद यू, ये तो ऑयल प्राइस और ये वॉर के वो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तब रुकेगा। लेकिन न्यू राउंड में इंडिया की रिलेटिव पोजीशन हम सोच रहे थे, और अभी 1 मिनट में वो तो नहीं चेंज होगी कि वो बेटर है देन बिफोर इन सब कंट्रीज के अगेंस्ट। लेकिन अब सारी कंट्रीज अगर गिरने लग जाए तो फिर हमारा कोई ऐसे तो नहीं बच सकते। अच्छा समीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक बात आपने भी कही जिसको मैं भी वीकेंड पे सोच रहा था कि हमारी रिकवरी या फिर हम इसी फेज में काफ़ी समय तक रहेंगे, वो बात डिपेंड करेगी। आपने एक टर्म यूज़ की, बूट्स ऑन द ग्राउंड, है ना। अगर ये होता है तब रिकवरी कितनी मुश्किल होगी, तब हम इस पेन के नहीं, फिर फेज में उसमें क्या काफ़ी होता है समय तक कि एंटर करें। हाँ, हाँ क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड में क्या है कि ईरान तो बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब छोटी कंट्री नहीं है, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड से आसान नहीं है काम। सेकंड इज आसपास उसके वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव कंट्रीज हैं, ये दुबई, यूएई, कुछ ऑयल है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट्स को रोक दो। तो ये अलग से लड़ाई नहीं हो रही कि किसी कोने में लड़ाई हो रही है और आप बाकी वर्ल्ड चलता रहे, चाहे प्राइस कोई कमोडिटी की, 2 कमोडिटी की बढ़ जाए। नहीं, तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है कि आप वॉर को खत्म नहीं करना चाहते। और वॉर, ये वन साइडेड वॉर है, लेकिन अगर आप एयर से कर रहे हो तो वन साइडेड है। लेकिन अगर आप सामने सामने आ जाओ तो कितने लोग भेजोगे, कैसे भेजोगे, उनकी सप्लाईज कैसे जाएंगी, वो डेजर्ट में कैसे होगा, वो कहानी, वो मुश्किल काम है। फिर देखेंगे नई कहानी। एज ऑफ नाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई लॉजिक नहीं है इतनी लड़ाई करने की जब उनकी पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। जो उनके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव थे कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए, वो हो गई है काफी। अब तक नहीं होगी तो कब होगी, हो ही गई होगी अब तक। एक तो पिछले साल किया था, फिर उस वक्त कहते थे खत्म हो गया, लेकिन अब नहीं हुआ तो 2-4 दिन और तो भी लगेंगे ही ना। वो ऐसे तो ना छोड़ रहे हैं आज रात को वॉर को। बट मेरा मतलब है ये, इसके लिए अगर ट्रूप्स करें तो फिर नया रिस्क, नई कहानी है, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव है। अभी तो बिग पिक्चर में यू वुड थिंक कि वो बड़ा, दैट विल बी अ बैड स्टेप। बिल्कुल, शायद वो एक बहुत ही ख़राब स्थिति हो जिसके इनफैक्ट मैं प्रश्न पूछ ही रहा था समीर जी से। पर अनुज, अच्छी बात है कि समीर जी ने अपने आप को थोड़ा डिटॉक्स कर लिया और थोड़ा, अगर आप देखें, इस डर के माहौल से दूर रखा। भारत की यात्रा में नहीं, डर नहीं लगता हल्दीराम मुझे, की क्योंकि कचौड़ी भी, हल्दीराम की कचौड़ी भी हो गई और पोहा भी हो गया, सब कुछ हो गया है समीर जी। नहीं नहीं, मेरे को डर इसलिए लगता है, मुझे लगता है मेरा नेगेटिव ना हो जाए मेरी लाइफ में, क्योंकि हमने इतनी चीजें देखी हैं
कि हमें ये लगता है इसमें क्या डरने की बात है। नहीं वो समीर तो जी के मेरी साथ फैमिली, मेरे डॉटर वगैरह दुबई में रहते हैं, वो दुबई में रह रहे हैं। नहीं किसी को समीर हमारा जी डर तो उस खत्म दिन हो गया हमारी जिंदगी से, थोड़ा विच इज बैड, थोड़ा सा बैड है मे बी, बट अब क्या करें, ऐसे ही चलेगा। हाँ जी। नहीं मैं कह रहा हूँ समीर जी पंजाबी हैं, वो क्या होता है ना वीरू, वो एकदम वो तो दुबई में थे उस दिन जिस दिन वो डेबरी वगैरह गिर रहे थे, उस दिन दुबई में थे समीर जी तो, और मेरी अभी बात भी भी हुई मेरी थी फैमिली वहां पर है जी, काफी लोग तो हाँ मुझे अभी भी उनके लिए भी डर नहीं लगता, उनको भी डर नहीं लगता। वो कल कहीं क्लब में घूम रहे हैं, फिर वो ऑफ कोर्स सब एक्टिविटी कम हो गई है, ये तो ना कि वहाँ पार्टियां हो रही हैं, बट हाँ जनरली ये तो ना कि वहाँ लोगों ने क्रिकेट में देखी होगी कल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज बैड ऑब्वियसली, लेकिन मैं अपने स्टॉक मार्केट की बात करूं तो अब मुझे ये नॉर्मल से फॉल लगते हैं कि चलो हो जाएगा ठीक, क्योंकि हर बार ही हो गया, अब मैं क्या करूं। अब बुक्स पढ़ने से एक और नुकसान ये होता है कि हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी मार्केट रिकवर हो गई थी, और न्यूक्लियर के बाद जापान रिकवर हो गई थी, और इंडिया 2008 के बाद 7 के मतलब अगर पीक ले लें रिकवर हो गया, और इसके बाद हो गया। तो अब हमें वही आदत है देखने की। अब अगर पहली बार ऐसा होगा कि जिंदगी भर रिकवर नहीं होगी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए रिकवर हो जाएगी, बट एंड में हो जाती है, क्या करें इसका। दैट इज जस्ट द प्रूफ ऑफ, मतलब दैट इज जस्ट द हिस्ट्री ऑफ 100 years ऑफ वट एवर 20 countries। बट हर बारी बीच में बड़ा बुरा लगता है, मुझे भी लग रहा है। अब ये हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद रिकवरी हो जाए तो ये आज का लेवल चाहे ना पहुंचे 6 महीने तक, लेकिन अगले दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगी तो फिर हम आगे चलेंगे लाइफ में। दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल, हमने वर्स्ट के सिनेरियो की बात भी करी समीर जी आपसे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसके बारे में आपने बताया भी कि उसका रिस्क क्या है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर अच्छा रहता है, यहाँ से रिकवरी पाथ शुरू होता है, अब ये प्रश्न पूछना मेरा लाजमी, अगर हम इस बातचीत में पड़े हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पर है? वो चीज़ जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगी या फिर रिवर्सल देगी, वो क्या होगी आपके अनुसार? अब वो जैसे हमने ना कल परसों में तो छुट्टी थी, मतलब वटेवर, पिछले हफ्ते हमने डिफेंस के भी 1-2 स्टॉक लिए थे, बट बड़े थोड़े थोड़े। तो वो हो जाएगा रिकवर, बट वो हमारा कोई वेट इतना मीनिंगफुल नहीं है। पहले मार्केट रिकवर हो जाएगी ना, तो आपको पहले काफी सारा आपके मतलब सांस में सांस आ जाती है, या तो वो फिर देखेंगे बाद में। बट जनरली अभी तक हमारा ये था कि हम आईटी नहीं ले रहे, और बाकी मोस्टली पुराने कंज्यूमर स्टेपल नहीं ले रहे। तो बाकी हमारे हिसाब से अब जैसे अब ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक गिर रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि ये स्टॉक्स आजकल, एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक को भी ले लें उसमें, आजकल मुझे ये नहीं लगता कि वो अपनी परफॉर्मेंस के कारण गिर रहे हैं। अभी न्यू राउंड में ये गिर रहे हैं क्योंकि फॉरेनर की सेलिंग और ज्यादा हो गई लास्ट 2-4 दिनों में। बट अगर वैसे देखें तो अगर कोरिया, ताइवान वगैरह, बाय द वे जस्ट टू टेल यू, आज कोरिया 7% डाउन है, ताइवान 4% डाउन है, लेकिन इस साल जिसमें 2 महीने और 8 दिन हुए हैं, उसमें इट इज अप सम 20%। तो उनके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। बट एज अ नॉर्मल फॉरेन इन्वेस्टर जो देखे कि कोरियन मार्केट 1 साल में, 1.5 साल में आप 150%, ताइवान आप 50-60%, इंडिया है मे बी 0। और उसका जो जो रैली थी वो बिकॉज ऑफ हाई अर्निंग्स ग्रोथ। जैसे कोरिया में इस साल की अर्निंग्स ग्रोथ है 130% की, 130% की पूरी मार्केट की ग्रोथ है। लेकिन अगले साल की ग्रोथ अगर ब्रोकर एस्टिमेट देखें 13-14%, अगले साल की इंडिया की भी 14-15 थी, अब कम हो जाएगी 1-8%, पता नहीं, बट सिमिलर है। तो आप कितने पैसे वहां लगाएंगे और नए पैसे लगाएंगे, तो वो रिलेटिव इंप्रूवमेंट होगी, तो फिर हल्के हल्के सब सेक्टर ठीक हो जाते हैं, पहले मार्केट तो ठीक हो। नहीं राव समीर जी, वो क्या है ना कि उनके दुख की क्या बात करें, हमारा खुद का दुख इतना है, तो थोड़ा सा उनकी खुशी कम हो गई। नहीं, हम कह रहे हैं रिकवरी के बाद, अभी तो सबका दुख है, हमारा थोड़ा कम है 5 लाख है उनके। आई एम टॉकिंग अबाउट, वो कह रहे हैं ना कि रिकवरी में क्या होगा, तो थोड़ी रिकवरी होगी तो फिर नई इंटरव्यू करेंगे और अलग से। अभी तो ये चलिए कह रहे हैं ठीक, कि इसमें टू लेट टू डू टू लेट टू सेल, टू लेट टू सेल बट टू अर्ली टू बाय। टू लेट टू सेल, टू लेट टू शॉर्ट, ठीक है, जो होता है ये, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द नहीं बट मैं मेरा बैक, हर आदमी अपने आप एक्सपीरियंस चाहता है। हाँ जी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि टू लेट टू सेल बट टू अर्ली टू बाय आल्सो। इफ यू आर वेरी क्यूट, टू अर्ली टू बाय, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन बाय। क्योंकि आपने सारा कोई आज थोड़ा 100% आज डालना है, बट आई थिंक इट विल बी ओके। जस्ट टू टेल यू, वेरी क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ माइन टुडे विल बी इन्वेस्टिंग इन द फ्लेक्सी कैप on my advice, which was from yesterday, but before all this oil went up. But I'm not even calling to say now don't do it. It's okay, क्या हो जाएगा 1-2 दिन 4 दिन में। हाँ नहीं वो बात ठीक है, इवेंचुअली तो
जैसे हम बात कर रहे थे कि इंसान और निफ्टी इवेंचुअली तो ऊपर ही जाना है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत है। लेकिन खैर, टू लेट टू सेल, ये आज के इंटरव्यू पहले का निफ्टी क्रक्स है। चला जाए, बाद में इंसान चला जाए। हाँ, पहले निफ्टी चला जाए। हाँ, वो पहले निफ्टी जाए, होपफुली वही अच्छा रहेगा। फिर बात करेंगे इंसान की। हाँ, ठीक बात है। चलिए समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड विश यू बेस्ट। चलिए एक काम करते हैं, जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। पहला आपका व्यू इस समय मार्केट पर और आपके स्टॉक आइडियाज। जी अनुज जी, लास्ट वीक आपके शो पे 23,500 की हमने बात की थी और बहुत क्लोज आ गए हम उस लेवल के। 23,500 मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में टेस्ट करता हुआ दिखेगा निफ्टी में, और वहां से मुझे लगता है कि एक शार्प पुल बैक, बाउंस बैक आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया विक्स 24 के आसपास है, शायद एक दिन और हमें देखने को मिले 30 के आसपास। प्रीवियस टॉप बना था 2024 के आसपास जब इलेक्शंस का समय था। निफ्टी का जो डेली आरएसआई है वो 30 के नीचे है, 25 के आसपास, 25 और 20 के रेंज में डीप वैल्यू जोन होता है निफ्टी में। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मार्केट्स ने यहाँ पर बाउंस बैक किया है। और अभी मैं प्रीवियस इंटरव्यू में समीर जी की बातें सुन रहा था कि दिस इज टू लेट टू बी बेरिश ऑन द मार्केट। तो मेरा ये मानना है 23,500 के आसपास निफ्टी ईटीएफ खरीदने का समय है, निफ्टी खरीदने का समय है, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने का समय है। और हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने के व्यू के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है और साथ में वेल्थ क्रिएशन भी होता हुआ दिख सकता है। अब कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स है जो इस मार्केट में भी डटे हुए हैं? देखिए, जो हेवी वेट है उसमें से पावर में सबसे बेहतरीन सेटअप है एनटीपीसी का। एनटीपीसी का अगर हम सेटअप देखें तो काफी रोबस्ट सेटअप है। ऐसे बेयर मार्केट में भी अभी तक स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी नहीं तोड़ा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर काफी मजबूत बनी हुई है। मुझे लगता है जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, एनटीपीसी में शार्प बाउंस बैक देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि तकरीबन 390 400 तक के टारगेट्स, और मीडियम टर्म में लगता है कि 450 रुपए तक के लेवल्स आपको एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वोलेटिलिटी में एनटीपीसी को बाय कीजिए। पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड व्यू है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल जो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है, अच्छा प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। दूसरा जो एक तरह से सेक्टर है जो एक डार्लिंग सेक्टर रहा है पूरे मार्केट का, पीएसयू बैंक्स, इनमें अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा है क्योंकि आज क्रूड ऑयल काफी ऊपर है, तो पीएसयू बैंक्स में करेक्शन है। हमारा ये मानना है कि ये एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है पीएसयू बैंक्स में वापस री एंट्री करने के लिए। जिन्होंने पहले मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आई थिंक इस करेक्शन में पीएसयू बैंक्स को बाय किया जा सकता है। तो सिलेक्टिवली हम बुलिश है यहाँ पर मार्केट में। 23,500 के आसपास निफ्टी ईटीएफ्स खरीदने की राय है। शायद आप आज कल में चालू कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में बाय करना, और रिस्क रिवॉर्ड जो हमें लगता है कि यहाँ से लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। यहाँ पर फ्रेश मंदी करने की राय नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, मुझे याद है 23,500 का व्यू सबसे पहले आपने दिया था इस चैनल पर, और वो व्यू बिल्कुल कारगर बैठता हुआ अभी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इस लेवल पर थोड़ा सा अब लॉन्ग के बारे में भी सोचें, या एटलीस्ट ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें। शुक्रिया राहुल जी, आज समय थोड़ा कम है तो इसके लिए और चर्चा शायद ना हो पाए। अगली बार आपसे थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और तेल का इम्पैक्ट किन किन स्टॉक्स पर है ये आशीष से समझ लेते हैं एक बार फटाफट। आशीष बताइए। हिस्टोरिकली सबसे बड़ा तेल का तांडव यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। 34 साल में पिछले 3 महीने में इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। हाँ, 3 महीने में क्रूड एकाएक 90% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। आज की तेज़ी तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में बहुत बड़ा मैसिव मूव यहाँ पर देखने को मिला। इससे पहले 1990 में जब गल्फ की वॉर हुई थी तब 3 महीने में 140% का मूव आया था। कोविड की जब रिकवरी आई थी तब आप देखें तो करीब 3 महीने में 60% चला था, लेकिन आज तो एक ही दिन के अंदर 25 से 30% तक का मूव है। लेकिन खास बात है कि प्राइस के साथ सप्लाई साइड की जो रिस्क है और कंसर्न्स है, इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर बनने जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जो संकट हुआ है, और इससे पहले 5-6 बड़े जितने भी संकट आप देखें, सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल इम्पैक्ट है। कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है, इससे तकरीबन आप देखें तो 20 मिलियन बैरल पर डे का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि आप 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर को देख लें, या फिर आप ईरान की जो क्रांति है उसे देखें, या फिर आप इजराइल का जो बाकी के अरब देशों के साथ युद्ध हुआ था,
इराक ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ी थी, इन सब के इम्पैक्ट को अगर आप जोड़कर भी देख लेना तभी भी 20 मिलियन बैरल पर डे का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के चलते सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स आज तो सबसे ज़्यादा एक्शन वहीं पर है। आप देखिए, एक तो ONGC है, ऑयल इंडिया है, रिलायंस है, वेदांता और HOEC, इन कंपनीज के लिए ये इम्पैक्ट फायदेमंद हो जाता है। लेकिन नेगेटिव किसके लिए होगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, इनके मार्जिन्स घट जाते हैं। HPCL, BPCL, IOC यहाँ पर आप नज़र रखेंगे। अब वो जो कंपनीज और सेक्टर्स जो क्रूड का बतौर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, यानी एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स, इनके लिए बहुत नेगेटिव है। पिडिलाइट की चर्चा सुबह से हम कर रहे हैं। एविएशन के लिए डबल वैमी है, क्योंकि एक तो क्या होता है, ATF की कीमतें बढ़ जाती हैं और जो फ्लाइट कैंसिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसका असर देखने को मिलेगा। और क्योंकि सिंथेटिक रबर जो है क्रूड का डेरिवेटिव है, तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी इम्पैक्ट देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये क्रूड का इम्पैक्ट, इस शो को यहाँ समेटेंगे। मार्केट में थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी है, देखते हैं सस्टेन होगी या नहीं। इसके बाद आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन श्रेया के साथ।